मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। जब मैं विधवा हुई तो मुझे हर समय उनकी याद सताती थी। सभी ने मेरी दोबारा शादी करने का फैसला किया, लेकिन यह सुनकर मैं रोने लगी कि मैं अपने पति से बेवफा नहीं हो सकती। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं पति के पास चली जाऊंगी, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी, ताकि कोई मुझे दोबारा शादी करने के लिए मजबूर ना करे। इसलिए मैं आधी रात को नदी किनारे चली गई, जहाँ हम दोनों अक्सर एकांत में बैठते थे, और मैं उस पेड़ के नीचे बैठ गई जिसके नीचे हम दोनों बैठते थे। अभी 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि ये देखकर मेरे होश उड़ गए, जब मेरे पति ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ। क्या पति की और मौत के बाद पत्नी को अपने प्यार का कत्ल कर देना चाहिए? मुझे अपने पति से गहरा प्यार था, इतना प्यार कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे पति की मौत हो गई? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ। मैं हंसना भूल गई थी, मुझे रोने की आदत लग गई थी, रंगीन कपड़ों से नफरत सी होने लगी थी। बस वही सफ़ेद रंग ही अच्छा लगता था जिसमें मैंने आखिरी बार अपने पति को देखा था। लेकिन अब हर कोई मुझसे शादी का लाल जोड़ा फिर से पहनने को कह रहा था। मुझे पहले हंसी आती थी। मैंने अपने भाई से कहा कि अगर मैं अपने दूसरे पति को आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दे पाऊंगी तो क्या वो मुझे तलाक नहीं दे देगा। फिर भी सबकी जिद बढ़ने लगी थी और अब मुझे रोना आने लगा था। मैंने सोच लिया था कि मैं सब कुछ छोड़कर उस नदी किनारे वाली जगह पर अपना आशियाना बना लूँगी, जहाँ अक्सर मैं और मेरा पति एकांत में मिलते थे। कम से कम उस जगह से जुड़ी यादों के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार लूँगी। लेकिन यह भी असंभव सा लग रहा था। कई बार मैंने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़कर अपने पति की यादों के साथ रहूं, लेकिन फिर मेरे अंदर डर बढ़ने लगा था। एक औरत ऐसे सुनसान जगह पर कैसे रह सकती है? लेकिन यहाँ भी मामला अजीब ही था। ना मेरे पति को गुजरे हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे, और अब बस सब मुझसे उसे भूल जाने की सलाह देने लगे थे। मैंने उस समय को भूलने का फैसला किया। मैं अपने पति की आत्मा की शांति के लिए रोज़ प्रार्थना करती थी। एक दिन मेरा भाई मेरे पास आकर बैठ गया। उसने कहा, कोमल, कल सुबह कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे। तुम अब ये शौक वाला पोशाक उतार के फेंक दो, अपने आप को संभाल लो, आईने में देखो तो दुख ने तुम्हारे चेहरे को कैसे मुरझा दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कल तुम्हारी बात बन जाए। मैं चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे वो दिन याद आ रहा था जब राजन और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। क्या वो कितना खूबसूरत दिन था। मैंने राजन को दरवाजे से देखा था। मैं तो पहली ही नज़र में उस पर फिदा हो गई थी। फिर चाय और बिस्किट लेकर गई थी। राजन मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। जब राजन और उसका परिवार लौट गया तो शाम को ही टीना आंटी ने फ़ोन किया और माँ से कहा कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। माँ ने फ़ोन रख दिया और मुझे गले से लगा लिया। माँ ने मेरे माथे को चूम कर बधाई दी थी। मुबारक हो बेटा, बात बन गई है। फिर चुटकियों में सब कुछ निपट गया। राजन और मेरी मंगनी हो चुकी थी। यह मंगनी 5 साल तक रही थी। इसी दौरान हमारी शादी भी हो गई थी, लेकिन अभी तक मैं ससुराल नहीं गई थी। राजन अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था। वह अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था। इस बीच राजन और मेरा प्यार परवान चढ़ता गया। हम दिन भर फ़ोन पर बातें करते रहते थे और अक्सर नदी के किनारे मिलते थे। हर वीकेंड पर साथ में खाना खाने के लिए बाहर भी जाते थे। क्योंकि मैं राजन की मंगेतर थी, इसलिए मेरे परिवार ने मुझ पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई थी। राजन और मैं एक दूसरे से मिलने जाया करते थे, साथ में शॉपिंग भी करते थे। हम दोनों में काफ़ी तालमेल बन गया था। फिर 5 साल बाद राजन को अच्छी नौकरी मिल गई। शादी के दिन भी आ गए थे। इसी तरह हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। राजन और मैं एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हमारी जोड़ी को एक आदर्श जोड़ी माना जाता था। हमने 2 साल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से गुजारे। हम में कभी नोक झोंक हुई ही नहीं थी। लड़ाई तो बहुत दूर की बात थी। हम दोनों एक दूसरे की बात को बिना कहे ही समझते थे। 3 फरवरी को मेरा जन्मदिन था। पूरा दिन मेरे लिए राजन पहेलियाँ बुझाता रहा था। वो किसी सरप्राइज़ की बात कर रहा था। उसने मुझे फ़ोन पर भी सरप्राइज़ के बारे में 2-3 बार बताया था। मैं उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि वो वापस ही नहीं लौटा। उसका सिर्फ छिन्न भिन्न शरीर शव मिला और उनके बगल में बिखरा हुआ केक पड़ा था। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। 3 जनवरी मेरे लिए सबसे मनुष्य दिन साबित हुआ था। मैं उस दिन की घटना को याद करके तड़प उठती हूँ। मैं रात भर कतरा कतरा भीगती रही थी। सुबह फिर से एक उदास दिन की शुरुआत हो चुकी थी। वैसे तो मेरे लिए हर दिन एक जैसा था, उदासी से भरा हुआ।
2 बजे भाई अपने साथ काफ़ी सामान लेकर आया था। वो बहुत खुश लग रहा था। भाई ने माँ से कहा था कि माँ, कोमल को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, आप सभी तैयार हो जाइए। माँ मेरे पास आई थी। उन्होंने मेरे वार्डरोब से लाइट पिंक कलर का आयरन किया हुआ ड्रेस निकाल कर मुझे दे दिया और बोली, बेटा ये ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हें इस सफ़ेद रंग में नहीं देखना चाहती। वो इतना कहकर चली गई। मैंने गुलाबी ड्रेस को देखा, फिर मैं यूं ही काफ़ी देर तक उस कलर को देखती थी। अगर मैं ये ड्रेस पहनकर उनके सामने जाती तो बहुत बड़ा झूठ होता, क्योंकि वो समझ लेते कि मैं सब दुख भुला के वापस नॉर्मल जीवन में लौट आई हूँ। लेकिन हकीकत तो ये नहीं थी, इसलिए मैंने उस ड्रेस को वापस अलमारी में लटका दिया। कुछ देर बाद घर की नौकरानी मुझे बुलाने आई। मैंने अपने सफ़ेद जोड़े में ही मेहमानों के सामने बैठ गई। जो लड़का मेरे रिश्ते के लिए आया था वह मुझे देखकर चौंक गया। उसने अपनी माँ के कान में कुछ कहा था, तब उसकी माँ बहाना बनाकर उठ गई। इस तरह हमें एक और रिश्ते ने रिजेक्ट कर दिया। मेरी माँ ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था। उन्हें लगा कि ये सब मेरी सफ़ेद ड्रेस की वजह से हुआ है, लेकिन हम दोनों को भी नहीं पता था कि सच्चाई कुछ और ही थी। कुछ दिन बीते होंगे जब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने एक लड़का बोला, मैं दिनेश बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी माँ के साथ तुम्हारा रिश्ता लेने आया था, लेकिन हमने मना कर दिया था क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात जानता हूँ। आप मुझे पार्क में आकर मिलो, मैं आपका बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं उस लड़के की बात सुनकर दंग रह गई। मुझे नहीं पता कि वह मुझसे क्या बात करना चाहता था। मैंने दिनेश से मिलने के लिए हाँ कह दिया था। मैं माँ को बताए बिना दिनेश से मिलने पार्क में चली गई। उसने मुझे 3 बजे का समय दिया था, लेकिन मैं घर के माहौल से घबराकर 2:30 बजे ही वहाँ पहुँच गई थी। मैं काफ़ी देर तक पार्क में बैठी रही, लेकिन दिनेश वहाँ नहीं आया था। मैं अपनी घड़ी में समय देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। मैं एकदम से डर गई। माँ भी यकीनन मेरे लिए परेशान हो गई होगी। मैंने दिनेश का नंबर मिलाया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। न जाने वो मुझे कौन सा राज बताना चाहता था। मैं चुपचाप उठ के अपने घर की तरफ चल दी, जैसा कि मैंने सोचा था। माँ मेरे लिए बहुत चिंतित होगी, वैसा ही हुआ। वो मेरे लिए बहुत चिंतित हो गई थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। मैंने उन्हें शांत रहने को कहा और अपने कमरे में चली गई। मैंने दिनेश का नंबर फिर से 2 बार डायल किया था, लेकिन उसका नंबर लगातार बंद ही आ रहा था। मेरा दिल डूब सा गया था। मैं राजन को याद करके आंसू बहाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन आराम से गुजर गए। हमेशा से ही होता था, जब कोई रिश्ता टूट जाता था तो मेरी माँ और भाई कुछ दिन खामोशी से गुजार देते थे, लेकिन एक हफ्ते बाद उन्हें फिर से शादी की चिंता सताने लग जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद ही मेरे भाई ने मेरे लिए एक और रिश्ता ढूंढ लिया था। मुझे पता था कि मेरे भाई के इरादे साफ थे। वो बस इतना ही चाहता था कि उसकी बहन का घर बस जाए और वो फिर से जी उठे। लेकिन मैं न तो अपना घर बसाना चाहती थी और न ही दोबारा जीना चाहती थी। भाई ने इस बार अपनी शर्तों को थोड़ा कम किया था। शायद वो जान गया था कि कोई कंवारा लड़का विधवा औरत को स्वीकार नहीं करेगा। इस बार जो वो आदमी मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था, वो 2 बच्चों का बाप था। उनकी पत्नी का भी भरी जवानी में स्वर्गवास हो चुका था। मेरी माँ ने इस बार मुझे रंग बिरंगे कपड़े थमा दिए थे, लेकिन मैंने इस बार भी अपने मन का ही काम किया था। मैं सफ़ेद पोशाक में रमेश के सामने आ गई। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि शायद कोमल अपने पति को भूल नहीं पाई है। मैं भी अभी तक अपनी पत्नी को नहीं भूला हूँ, लेकिन क्या करें, मुझे अपने बच्चों के लिए एक माँ की ज़रूरत है और मुझे एक साथी की। मेरी माँ और भाई की आंखों में खुशी झलक रही थी। मुझे रमेश से हमदर्दी हुई, लेकिन इस हमदर्दी में अपने पति के साथ बेवफाई तो नहीं कर सकती थी ना। मुझे मालूम था कि इसे कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी, इसलिए मैंने अपनी माँ से साफ मना कर दिया। मैं बोली, माँ मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने अपने भाई को भी समझाया, लेकिन इस बार वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने आपस में ये सारे निर्णय ले लिए थे। एक शाम को मेरा भाई मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन उसने मेरा बाप बनकर मुझे दिखाया था। ज़माने की कोई भी तकलीफ मुझे होने ही नहीं दी थी। भाई ने कहा, आज से ठीक 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मुझे उम्मीद है कि रमेश तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरी बहन, इस बार कोई हंगामा मत करना और खामोशी से विदा होकर नई जिंदगी की शुरुआत करना। मैं चुपचाप ही रही थी। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब सब कुछ छोड़कर राजन की उस यादगार जगह पर चली जाऊंगी। मैं क्यों किसी की बात की परवाह करूं, जब मेरी बात की कोई परवाह नहीं करता।
लेकिन दिन दिन में 100 तरह के सवाल उठ रहे थे। आखिर मैं नदी के पास कैसे रह पाऊंगी? लेकिन मैंने अपने दिल की करने की सोची थी। दिन ऐसे ही बीतते गए। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचलने लगी। आखिरकार मैंने फैसले की घड़ी तक पहुंच गई थी। सुबह मेरी शादी थी। मैंने एक कलम और कागज़ उठाया और घर वालों के नाम एक खत लिख डाला। मैंने लिखा, मेरी प्यारी माँ और प्यारे भाई, मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की है कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं आप सबको छोड़कर इतनी दूर जा रही हूँ जहाँ कोई भी मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। मुझे खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। मैंने कांपते हाथों से वो खत अपने तकिए पर रख दिया था। मैंने अपने बैग में एक सूट डाला और रात के अंधेरे में खुमशान शहर की ओर एकदम कदम बढ़ा दिए। मैं बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। मैंने अपने आप को एक बड़े से कंबल से ढक लिया था। मैं डरते डरते पैदल ही चल रही थी। करीब 1 घंटे के बाद मैं उस नदी के पास खड़ी थी जहाँ मैं और राजन मिलते थे। वहाँ इतना सन्नाटा था कि मेरा दिल बुरी तरह से हाँफ रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि जब मैं राजन के पास पहुंचूंगी तो मेरी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाऊंगी। मैं धीरे धीरे कदम रखते हुए आगे बढ़ रही थी। आखिरकार मैं उस पेड़ के पास पहुंच गई जिसके नीचे राजन और मैं बैठते थे। मैं इस पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रात के अंधेरे का सन्नाटा टूट गया था। मैंने राजन से शिकायत की, राजन, तुमने क्यों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया? मेरे राजन कहाँ चले गए? क्यों चले गए? मैं इस तरह शिकायत करती और रोती जाती। बहुत देर तक रोने के बाद मेरा दिल का खुमार उतर चुका था। रात का अंधेरा भी फैला हुआ था। मैंने आजू बाजू नजरें दौड़ाई तो मेरे अलावा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने अपने बैग से अपना सूट निकाल लिया। उस सूट में मैंने अपने हिफाजत के लिए एक चाकू छुपा कर रखा था। मैं उस चाकू से उस पेड़ पर हम दोनों ने अपने लिखे हुए नामों को उजागर करने लगी, लेकिन नाम खरीदना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। डर के मारे बार बार मेरे हाथ से चाकू छूट जाता था। मैंने सोच लिया था कि पेड़ पर लिखे हुए हमारे नाम को बड़ा करके मैं अपने जीवन की यात्रा को समाप्त करने वाली हूँ और सीधे राजन के पास पहुँचने वाली हूँ। मैं एक अकेली औरत एक सुनसान रात में एक छोटे से चाकू के सहारे एक बड़े से पेड़ पर लिखे हुए हमारे नाम को बड़ा करने में व्यस्त थी। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मैं कामयाब होने वाली थी, मगर पेड़ की जड़ का छिलका बहुत सख्त था। नाम को कुरेदना कदम कदम दर कठिन होते जा रहा था। आखिरकार मैं उस नाम को कुरेदने में सफल हो गई। बस अब मेरा काम काम आधा ही बचा था कि मैं उस पेड़ को लटक कर खुदकशी कर लूं और सीधे राजन के पास पहुंच जाऊं। सुबह की रोशनी भी फूटने लगी थी। मैं रस्सी लटकाने की तैयारी में लगी ही थी कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। मैं एकदम से उछल पड़ी थी। मैंने जल्दी से गर्दन घुमा के देखा तो पीछे पीछे दिनेश खड़ा था। जैसे ही मैंने दिनेश को देखा मैं एकदम से रोने लग गई। तुरंत मैंने कहा, भगवान के लिए, मेरे पति के लिए मर जाने दो। ऐसा करने से मुझे हरगिज मत रोकना। वो बोला, तुम पति के लिए अपनी जान क्यों देना चाहती हो? मैं बोली, जब वो ही इस दुनिया में नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगी? दिनेश धीरे से हंस दिया और बोला, याद है एक दिन मैंने तुम्हें फ़ोन करके कहा था कि मुझे तुमसे मिलना है, पार्क में आना है, मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। लेकिन फिर किसी कारणवश में पार्क नहीं आ पाया। पर आज उस राज से पर्दा उठा ही देते हैं। तुम यहाँ से उठकर मेरे साथ चलो। जल्दी ही सुबह होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, इसलिए मेरे साथ चलो। दिनेश की बात सुनकर मैं एकदम से घबरा गई। मैं बोली, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम कौन से राज की बात कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूँगी। दिनेश बोला, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। तुम यहाँ से उठो और मेरे साथ चलो। मैं उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई और मैं उसके साथ निकल पड़ी। दिनेश आगे आगे चलने लगा था। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। उसने मुझे अपनी कार में बिठा लिया और कार को सुनसान इलाके की ओर मोड़ दिया। मुझे डर लगने लगा था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को हालात के भरोसे पर छोड़ दिया था। दिनेश ने अपनी कार को एक बड़े से फार्म हाउस के सामने जाकर रोक दिया और बोला, मेरे पीछे आओ। मैं कार से निकल आई थी। सूरज की रोशनी में मेरा ड्रेस मैला सा लग रहा था। मैंने अपने कपड़े झटक कर धूल हटा दी और हम दोनों फार्म हाउस में दाखिल हो चुके थे। दिनेश मुझे एक बड़े कमरे के पास ले गया था। वो बोला,
तुम अंदर चली जाओ। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। सामने का नज़ारा देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी। मेरे सामने राजन खुद पड़ा हुआ था, वो पट्टियों से बंधा हुआ था। मैं उसके बिस्तर की ओर भागी और फूट फूट कर रोने लगी। आवाज़ सुनकर राजन ने झट से आंखें खोल दी। वह मुझे देखकर सिसकने लगा था। मैं बोली, राजन ये सब क्या है, तुम्हें क्या हुआ है? वो सिसकते हुए बोला, ये बेवफाई की सज़ा है कोमल। मैं तुम्हें अपनी बेवफाई की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तुम दिल थाम कर बैठ जाओ। फिर उसने बताना शुरू कर दिया, कोमल तुम्हें याद ही होगा कि हमारी शादी के 1 साल बाद ही मैंने तुम्हें बताना शुरू कर दिया था कि ज़्यादा काम होने के कारण मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन तुम मुझे बार बार ये एहसास कराती थी कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता और मैं हंसकर टाल दिया करता था। मैं भी जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। दरअसल इस दौरान मेरे बॉस की बेटी भी ऑफिस आने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लगा कि ये तो वही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। उसने भी मेरे जैसी हालत थी। हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। मेरे बॉस की बेटी जानती थी कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन हम एक दूसरे के प्यार में मजबूर थे। मैं ऑफिस के काम जल्दी ख़त्म कर देता था। फिर मैं होता और निशा होती। हम एक दूसरे के साथ घूमते फिरते रहते। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने भी हाँ कह दिया, लेकिन उसने तलाक की शर्त रखी थी। मैंने निशा से कहा कि मैं कोमल को तलाक नहीं दे पाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। फिर यदि मैं तुम्हें तलाक देता तो तुम मुझसे सवाल ना करती, तुम मुझे वफा दिलाने के वादे ना दिलाती। निशा ने मुझे सलाह दी कि तुम मौत का नाटक करो। मैंने अपनी आंखें बंद करके उसकी बात मान ली थी और मैंने अपनी गाड़ी को दीवार से टकरा दिया था। मुझे जरा सी भी चोट नहीं लगी। फिर निशा और मैंने शादी कर ली। हमने खूब ऐश कर ली। उसके पास बहुत पैसा था। हमने दुनिया भर की यात्रा की। हमें एक दूसरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हमारी आंखें पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। इस बार सबसे पहले निशा की आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतर गई थी। पहली बार उसे मेरे अलावा दुनिया दिखाई देने लगी थी। उसने मुझसे तलाक मांगा। मैं उसे कैसे तलाक दे सकता था? मुझे उससे गहरा प्यार जो हो गया था। तो उसने तलाक का मुकदमा दायर किया। आखिरकार बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। उस मुकदमे में मेरी हार हुई। मैंने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन उसने मुझे आज़ाद नहीं किया। उसने कहा, मैं तुम्हें अपने बाद किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगी। उसने इस बार भी मेरा एक्सीडेंट वाला ड्रामा आजमाया था। उसने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया और मैं यहाँ कई सालों से मुर्दा लेटा हुआ हूँ। मेरा सारा जिस्म तो मर गया है, लेकिन आंखें सलामत है अपनी बेबसी देखने के लिए, और जुबान सलामत है तुम्हारे सामने अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए। मुझे माफ़ कर दो कोमल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। मुझे निशा जब मौत के मुंह में छोड़कर चली गई थी, तब मेरा एक साथी ही आया था। दिनेश मेरा सहयोगी था। उसे मेरी हालत के बारे में पता चल गया था। ये मुझे अपने फार्म हाउस पर ले आया था। इसने मेरी बहुत देखभाल की। मुझे हर दिन एक डॉक्टर देखने आता है, लेकिन वह भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। दिनेश ने मुझसे कहा था कि वो रिश्ता ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक पहुंच गया था। उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। उसने कहा, बेवफाई के बाद अब दूसरे अपराध में मत गिर जाना। कोमल तुम्हें मरा हुआ समझकर दूसरी शादी कर लेगी। तुम शादी पर शादी के पाप का बोझ कैसे उठा पाओगे? इसलिए कोमल, मैंने दिनेश को भेजकर तुम्हें बुला लिया था। मुझे पता था कि तुम अब भी उस जगह पर जाती होगी जहां हम दोनों मिलते थे। इसलिए मैंने उसे तुम्हें लेने के लिए उस नदी किनारे भेज दिया था। मैंने तुम्हें तलाक देने के लिए यहाँ बुलवाया है। मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। कोमल, तुम फिर से अपने जीवन की नए सिरे से शुरुआत करना। राजन की बातें सुनकर मैं रोती जा रही थी, मगर उसके आखिरी शब्द सुनकर मेरे आंसू थम गए थे। मैंने खुद को उनके चरणों में गिरा लिया था। मैंने कहा, राजन, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम लिख दी थी। अब जब मेरे सामने तुम जिंदा हो तो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करना। राजन, अब तो मैं तुम्हें केवल इस शर्त पर माफ़ करूंगी कि तुम मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दोगे। फिर कभी तलाक का नाम भी नहीं लोगे। मेरी बात सुनकर राजन रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर तलाक देने की इजाज़त मांगी, लेकिन मैंने उसके पैर पकड़कर उसे रोक लिया था। मुझे राजन का साथ मिल गया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं हर रोज़ राजन की सेवा करती हूँ। मैं उससे बहुत सारी बातें करती हूँ, भगवत गीता पढ़ के सुनाती हूँ। वह हर पल मुझसे माफ़ी मांगता रहता है। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि राजन के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, प्यार संभव है, असंभव से परे होता है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर साहब हंस पड़े थे, लेकिन मैं
हंस भी नहीं पा रही थी। तो आपको कहानी कैसी